आई होप मुझे यहाँ हर एज का व्यक्ति सुन रहा होगा। ये एपिसोड खासकर रिस्क लेने वालों के लिए बना है। कुछ लोग थोड़े में खुश हैं और कुछ सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सब कुछ पाने में रिस्क भी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं रिस्क से इश्क का सफर। नए साल में या भविष्य में पैसों को लेकर आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट के सही विकल्प चुनें। रिस्क लेने वालों के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसे बंद कभी ना करें। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP भी बहुत जरूरी फैक्टर है। इसके जरिए आप आसानी से भविष्य की जरूरतों को लेकर फंड तैयार कर सकते हैं। बाजार में रिटेल निवेशकों के रूप में आपको लमसम पैसा डालने की जरूरत नहीं है। बाजार के जानकार कहते हैं कि SIP पैसा लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। जब जब बाजार में गिरावट आएगी तो आप इसके जरिए डबल या ट्रिपल लाभ भी कमा सकते हैं। हमेशा याद रखें, इक्विटी मार्केट में उतना ही पैसा डालना चाहिए जिसे आपको अगले 5 साल तक हाथ ना लगाना पड़े। आप में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में नुकसान करवा बैठते हैं। अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर सोचेंगे कि 1-2 साल में पैसा बनाकर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसी गलती मत कीजिएगा। हो सकता है 1-2 साल के लिए बाजार आपके फेवर में ना हो, लेकिन 5 साल तक बाजार के आपके फेवर में होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये पेशेंस का गेम है, जिसमें लंबे समय में आपको एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन दिखाई देगी। 1 साल में मार्केट नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 5 साल में नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 5 to 7% ही रहती है। आज कई लोगों में फाइनेंशियल समझ की कमी के कारण वो अपने पैसों का मोल नहीं समझ पाते। होता क्या है कि देश में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो आपको निवेश या इन्वेस्टमेंट को लेकर एक अच्छा खासा सबक दे सके, बल्कि हम सुनी सुनाई बातों और अपने रिसर्च के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो नई जॉब में होंगे और सोच रहे होंगे कि अभी तो जवान हूं, अब नई मौज मस्ती करूंगा तो कब करूंगा, अभी पैसा उड़ा लेता हूं, कुछ साल बाद इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा। दोस्तों, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। आप अभी से इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे, तब जाकर आप 5 साल बाद देखेंगे तो पाएंगे कि आपका डिसीजन अर्ली स्टेज पर था, लेकिन बिल्कुल सही था। यहाँ आजकल यूथ को बेहद ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, और अगर आपको मिडिल क्लास के टैक्स से निकलना है तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कंजूस हो जाए, आखिर आपकी सोशल लाइफ भी तो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ट्रेंड फॉलो करना छोड़ दें, सबसे अलग थलग हो जाए, लेकिन कम से कम आप फालतू के खर्चे तो कम कर ही सकते हैं। जैसे जरूरत हो उतना ही खर्च किया जाए। खुद को अमीर दिखाने की कोशिश ना करें। आपको जरूर एहसास होगा कि आपने सोशल गैदरिंग और शो ऑफ के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा लिया। अच्छा, यहाँ मुझे विकास का कैरेक्टर याद आया। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था विकास, जिसकी नई नई जॉब लगी थी। जाहिर सी बात है, हमारे भी कुछ सपने होते हैं जो हम पहली जॉब और पहली सैलरी से पूरा करना चाहते हैं। जितना मैं विकास को जानता हूँ, वो शुरू से ही बेफिक्र सा इंसान रहा है। कॉलेज में भी कुछ खास किया नहीं था, लेकिन टैलेंटेड बंदा है, तो जॉब अच्छी मिल गई। और आजकल IT से जुड़े लोगों को अच्छी खासी सैलरी पर नौकरियां मिल रही हैं। तो भाई साहब बहुत खुश हो रहे थे, और अब बारी थी अपने सपनों को पूरा करने की। पहले आप थोड़ा विकास के बैकग्राउंड को समझ लीजिए। विकास घर का इकलौता लड़का है, पिताजी छोटा मोटा बिजनेस करते। विकास शुरू से ही लैविश लाइफ का शौकीन नहीं था, लेकिन कॉलेज के दिनों में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से थी जो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। छोटे शहरों से बड़े शहरों में शिफ्ट होने के साथ ही हमारी कई चीजें बदल जाती है। अब विकास एक छोटे शहर सीकर से जयपुर आया था, और उसने कई चीजें ऐसी देखी जो उनके शहर में होना नामुमकिन था। कॉलेज में पॉलिटिकल अप्रोच वाले लड़के और पैसे का धौंस दिखाने वाले कई दोस्तों के साथ थोड़ा थोड़ा विकास भी बदलने लगा था। हम और आप पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अक्सर छोटे शहरों से आने वाले यूथ मेट्रो सिटीज में आकर बेहद बदल जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये मेंटल डेवलपमेंट भी है, लेकिन लाइफस्टाइल फॉलो करने के चक्कर में आप अपना काफी नुकसान भी करते हैं। लौटते हैं विकास की कहानी पर। तो शहर बदलते ही विकास 4-5 सालों में बेहद बदल चुका था। वो अपने शहर भी जाता तो उसके दिमाग में वो सभी हावी रहता जो कॉलेज के दोस्तों के संग किया करता था। उसे घर वालों की रोक टोक से नफरत होने लगी थी। घर में 8 बजे आ जाने वाला लड़का शहरों में 1-2 बजे तक तफरी करता था। आखिर कॉलेज के दिन पूरे हुए और विकास की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। कॉलेज के दोस्तों से भी वो लगातार टच में था, लेकिन अब वो गांव छोड़कर शहर आ चुका था। अब नए दोस्त भी थे। शहरों में दिखावा इतना ज्यादा बढ़ गया कि विकास जैसे कई मिडिल क्लास लड़के इस जाल में फंस जाते हैं। ऊपर से विकास की नौकरी भी तो लग चुकी थी, तो अब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा था। अगर वो कोई महंगी चीज खरीद भी ले तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। यही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको क्रेडिट कार्ड, EMI पर फोन और यूज्ड कार लेने के लिए उकसाती है। विकास भी तो यही कर रहा था। विकास ही क्यों, हम और आप भी तो यही करते अगर उसकी जगह होते। यही चीजें हैं जो हमें फाइनेंशियल लॉस की ओर धकेलती हैं। हम सोचते हैं काश ये खर्चा ना किया होता तो जरूरत के वक्त इन पैसों को काम में ले लेता। ट्रेंड को फॉलो करने और खुद को वेल सेटल दिखाने के चक्कर में विकास के पास बढ़िया फोन भी था और क्रेडिट कार्ड भी। अब इन खर्चों और महीने के बिलों ने उसे ऐसा आदी बना दिया कि नौबत ये आ गई कि विकास को अपने घर से पैसे मंगवाने पड़ते थे। मैं कहता हूँ आप बस इतना कीजिए कि कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, जैसे जितने कपड़े जरूरी हैं सिर्फ उतने ही खरीदिए।
ऐसा ना हो कि आपकी क्लोजेट में 50% कपड़े ऐसे पड़े रहते हो जिनका आप यूज ही ना करते हो। बहुत महंगे फोन लेने की भी शुरू में जरूरत नहीं होती। अक्सर ईएमआई पर दिखने वाले फायदे बेहद नुकसान का सौदा होते हैं। आजकल 2 लाख में आने वाला फोन आपको 1200 रुपए में तो मिल रहा है, लेकिन आप उस लालच के पीछे छुपे पहाड़ जैसे लोन को कैसे चुकाएंगे? दोस्तों, हर साल कोई ना कोई नया फोन लॉन्च होता है। अब साल भर में अगर ईएमआई के जरिए फोन लेंगे तो कम से कम 3 साल तो चलाएंगे। इतने फिर कोई नया फोन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और फिर से आप ईएमआई के चक्कर में फंसते जाएंगे। इससे आपका ये नुकसान होगा कि आप अपने दोस्तों के बीच कूल तो कहलाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल मामले में फूल नजर आएंगे। आप 1 साल में उन 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं अच्छा इंटरेस्ट ले सकते थे। तो अगली बार कभी महंगा फोन लेने का मन में आए तो मुझे धन्यवाद जरूर कहना। ये काम तो ठीक है, साथ ही साथ आप जितना हो सके कर्ज लेने से बचें। अब ये कर्ज की नौबत ही क्यों आए? अगर हम अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करें तो, और अगर आती भी है तो या तो वो बेहद जरूरी होगी या फिर आप किसी लग्जरी के लिए ये कर्ज ले रहे होंगे। यहाँ नेसेसिटी की बात है तो जरूर आप किसी हेल्थ इमरजेंसी के लिए उधार ले रहे होंगे। ऐसे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऐसी हेल्थ नीड्स के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये आगे बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस दौर में जितना हो सके कर्ज लेने से बचें, क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको बाद में इसे लौटाना भी पड़ेगा। ऐसे में ये आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। साथ ही किस्तों पर भी तब तक कोई सामान ना ले जब तक उसकी आपको बहुत जरूरत ना हो। हमने पैसा बनाने के सबसे शुरुआती और कॉमन ऑप्शन इन्वेस्टमेंट से चर्चा शुरू की। चलिए इन्वेस्टमेंट के अगले ऑप्शन को समझते हैं। आपने केजीएफ के रॉकी भाई की लाइफ देखी है? आपको लगेगा कि मैं अचानक इन्वेस्टमेंट से रॉकी भाई पर क्यों आ गया। बात गोल्ड की हो या रॉकी का नाम ना आए, आजकल कोई भी बात समझनी हो तो फिल्मी बनना पड़ता है। स्टॉक मार्केट से हटकर आज कई कंपनियां हैं जो गोल्ड और सिल्वर पर जमकर रिटर्न दे रही हैं। गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेहतर साबित होते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे अच्छा ऑप्शन मानते हैं। खासकर दुनिया भर के शेयर बाजारों के उथल पुथल के बीच गोल्ड हमेशा अच्छा रिटर्न देता है। इसमें अपनी बचत का 15 से 25% ही इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ आपने म्यूचुअल फंड का नाम भी सुना होगा। वैसे तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसमें इन्वेस्टर पैसा डायरेक्ट ना लगाकर फंड मैनेजर के जरिए इन्वेस्ट करता है। इसमें आप हर महीने अपनी सेविंग के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। हर साल 12 से 15% तक रिटर्न मिल जाता है। इसमें भी थोड़ा रिस्क है क्योंकि ये भी स्टॉक मार्केट पर निर्भर होता है, लेकिन ये आपके रिस्क लेने की पावर पर भी निर्भर है। मैं ये नहीं कहता कि आपको रिस्क लेनी ही है, चाहे जो भी हो। मेरा मकसद आपको मिडिल क्लास के टैक्स से निकालने में मदद करना है। आपको कई ऑप्शन मिलेंगे जिनके जरिए आप अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा आप लो रिस्क वाले तरीके भी आजमा सकते हैं। आप आरडी अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट में भी अच्छा रिटर्न मिलता है। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट का भी ऑप्शन बेहतर है। ध्यान रहे, सारा पैसा एफडी में ना लगाएं, क्योंकि अचानक जरूरत पड़ने पर अगर आप एफडी तोड़ते हैं तो आपको कम ब्याज मिलेगा। कभी कभी बैंक टीडीएस भी काटते हैं। हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ सेविंग्स के चक्कर में अपना नुकसान न करें। आप नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन, अपनी सेविंग्स का करीब 25% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस भी अच्छे ऑप्शन हैं। पीपीएफ में इस वक्त 7.1% और ईपीएफ स्कीम में 8.5% सालाना रिटर्न मिल रहा है। बड़ा नहीं तो छोटा इन्वेस्ट करें। मंथली इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें ताकि धीरे धीरे इसे आप अपनी आदत में डाल सके। सबसे पहले आपको मंथली एक्सचेंज के लिए एक बजट तैयार करना चाहिए और मंथ एंड में उन खर्चों को कंपेयर करें कि आपने अपने बजट के हिसाब से कितना ज्यादा या कम खर्च किया। चाहे आप सिंगल हो या फैमिली लेकर चल रहे हो, आपको इसकी आदत डालनी होगी। भगवान ना करे कभी किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़े, लेकिन आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। आपको अपने घर खर्च के लिए कम से कम 3 महीने के लिए जरूरी पैसा एक इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। ये फंड आप बैंक के सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड के लिए लिक्विड फंड में बनाकर रख सकते हैं। इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही करने की कोशिश करें। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही क्या है? कोई और तरीका भी होगा जिससे पैसा डबल किया जा सके। ज्यादातर इंडिपेंडेंस या मैं कहूँ मिडिल क्लास लोग अक्सर यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे, हम तो चले जाएंगे और बच्चे ऐश करेंगे। वो ये नहीं सोचते कि अगर उनके माँ बाप ने यही सोचा होता तब उनका क्या हुआ होता। हाँ, चाहे उस वक्त इन्वेस्टमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन कई पुराने सिस्टम पर गौर करेंगे तो पाएंगे हमारे से पिछली पीढ़ी ने जमीन या किसी न किसी पुराने मेथड के जरिए इन्वेस्ट जरूर किया होगा। बदलती जरूरतों और नए ट्रेंड्स ने ज्यादा बचत करने की परंपरा को आगे बढ़ाया है। कहते हैं ना, कमाने वाले को मालूम होता है पैसा कैसे कमाया जाता है, बैठकर खाने वाले इसे हाथ का मैल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट के इस टॉपिक को समझते हैं। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपए हर महीने कमाते हैं और 30,000 रुपए आपका महीने का खर्च है और आपकी मासिक बचत तकरीबन 18,000 से 20,000 रुपए होती है। आपके रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे भी बढ़ेंगे तो तब आपका अभी से किया इन्वेस्टमेंट आपके बेहद काम आएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को गैर जरूरी मानेंगे तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे वो सोच लीजिए। जब आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी, जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? अंत में यही कहूंगा कि फ्यूचर को सिक्योर करने का सोचें,
आज का फायदा कल का नुकसान ना बन जाए। अभी वक्त है और नए नए जॉब पर लगे हैं तो एफडी या आरडी खुलवाने का प्लान बनाएं। किसी अच्छी सी पेंशन प्लान को चुनें ताकि वो आपके फ्यूचर का सहारा बने। इसमें आपको कुछ सालों तक हर महीने पैसे बैंक में जमा करने होते और रिटायरमेंट के बाद वो आपको पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। या फिर थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाकर उससे भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना जुआ नहीं है। अगर आप उस जुए को यूज करेंगे तो वो गलत होगा। लेकिन आप एक बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे, बल्कि प्रॉफिट में ही रहोगे। एक अच्छे निवेशक बने और अच्छे स्टॉक का चयन करें और उस पर इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक पर भी जरूर करें। रिस्क लें, क्योंकि रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क लेने से ही आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। सिर्फ उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जिन्हें आप लंबे समय तक रख सकें। हर दिन एक बैंक अकाउंट की तरह और वक्त आपकी करेंसी। आज ना कोई अमीर है